मित्रों नमस्कार। मैपिंग की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। भारत भूगोल, ठीक है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मृदा को देखा, यानी मृदा के बारे में जानकारी ली कि कहाँ पर कौन सी मृदा है और उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग आज शुरू करेंगे वनस्पतिक क्षेत्र को। वनस्पतिक क्षेत्र का भी संबंध जो है जलवायु से, वर्षा यानी मानसून से ही है, इससे वर्षा से है। और उसके जो है उच्चावची स्थिति से, उच्चावच वर्षा एवं जो है मृदा से कुछ हद तक जुड़ जाता है, ठीक है। और वहाँ का जो मौसम है यानी जलवायु किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को समझते हुए आज हम लोग जो है वनस्पतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, यानी वनस्पति के बारे में करेंगे, ठीक है। नमस्कार नमस्कार अनुराग जी, नमस्कार, ठीक है। तो चर्चा हम लोग करेंगे वनस्पतिक क्षेत्र की। इसमें विशेष फोकस आप करिएगा, जिस भी स्थान की वनस्पतिक क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वहां की स्थिति पर जरूर गौर करिएगा। नमस्कार श्वेता, ठीक है। वहाँ की स्थिति के बारे में जरूर गौर करिएगा कि वहाँ की जलवायु स्थिति या मानसूनी स्थिति कैसी है, उच्चावच कैसा है, या फिर जो है वहाँ वर्षा किस तरह की हो रही है, ठीक है। तो उस आधार पे जो है आप वनस्पति को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, कई क्वेश्चन अपने आप इसके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसा सबसे पहले जो हम वनस्पतिक क्षेत्र की बात करेंगे वो आपका होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन की, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन की समझने का प्रयास करिएगा, मैप में भी दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस वनस्पतिक क्षेत्र की लॉजिक बताएंगे कि कैसे पकड़ा जाए और कहाँ पर होगा यहाँ पर। नमस्कार प्रेमचंद जी, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगी, इस तरह की जानकारी के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा सीधा इसके लॉजिक समझेंगे कि कैसे कहाँ होती है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो आप इंडिया में कहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी अपने आप निकाल लेंगे। पहली वनस्पति हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आपका होगा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, कटिबंधीय सदाबहारी वन, सदाबहारी वन, ठीक है। समझिए ये आपका होता कहाँ है इसके बारे में समझिएगा। क्या इसके लिए जलवायु स्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो औसत तापमान जो इसके लिए होना चाहिए, औसत तापमान, ठीक है। औसत तापमान जो इसका होना चाहिए ये आपका 22 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। औसत तापमान जो इसका है ये आपका 22 अंश सेंटीग्रेड, शर्तें आप समझते रहिएगा, उसके बाद हम लोग इसका आकलन करेंगे कि ये कहाँ पर हो सकती है। 22 अंश सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वर्षा की बात जहां तक है, वर्षा, औसत वर्षा की जो बात करें तो ये आपका हो जाएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक आपकी वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। वर्षा क्षेत्र जो है ये आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है जब दो स्थितियां आपके सामने आ गई, वर्षा और ताप, तो विश्व में अगर आप इसको आकलन करेंगे, भारत का जैसे आकलन कर रहे हैं वैसे ही आप विश्व का आकलन करने लगेंगे तो आपको ये पूरे विश्व में भी स्थिति पता हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको विश्व में देखने का प्रयास करेंगे तो जो विषुवत रेखा है, 0 अंश अक्षांश रेखा, इसके उत्तर और दक्षिण आप 10 अंश या मान के चलिए 15 अंश के आसपास, 10 या 15 अंश या 23 अंश अक्षांश तक अगर बात करें, 23 अंश अक्षांश तक भी हो जाएगा ये, 23 अंश अक्षांश तक, और दक्षिण में भी 23 अंश अक्षांश तक। लेकिन स्पेशली जो है 10 अंश अक्षांश तक की ही हम बात करेंगे इस तरह के लिए, ठीक है। 10 अंश अक्षांश तक, नमस्कार मुकुल्य, नमस्कार। 10 अंश अक्षांश तक की जो स्थिति आपकी बनती है वहां पर पूरे वर्ष जो है अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। 10 अंश अक्षांश तक जो है आपके पूरे वर्ष भर गर्मी पड़ती है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र आपका है, ठीक है। विषुवत रेखीय क्षेत्र आपका ये पड़ जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में अगर आप बात करें वर्षा की तो यहाँ पर पर डे
4 या 5 बजे की वर्षा हो जाती है, प्रतिदिन हो जाती है वर्षा यहाँ पर। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक जो है गर्मी के कारण जलवाष्प ऊपर उठती है, और जैसे ही एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है वैसे ही जो है आपकी ये जलवाष्प जो है जब एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है तो आर्द्रता 100% हो जाती है, संघनित हो जाती है, और रोज की रोज वर्षा होती है। रोज की रोज वर्षा होने से क्या होगा, होगा ये कि यह क्षेत्र जो है अत्यधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र हो जाता है, पानी की उपलब्धता अधिक हो जाती है। यहाँ वर्षा अपने आप जो है 200 सेंटीमीटर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वहां पर आर्द्रता जो है अपने आप 200 सेंटीमीटर से अधिक चली जाती है। बात इतनी क्लियर हो गई है, ठीक है। इस तरह से अगर आकलन हम भारतीय क्षेत्र में करें, इसी को, नमस्कार नमस्कार सत्यम जी, इसी को अगर हम भारतीय क्षेत्र में आकलन करें कि कहां पर स्थितियां उत्पन्न होती है, तो आप भारतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता है पश्चिमी घाट क्षेत्र। आप वर्षा इसीलिए पढ़ें कि आप इस चीज का जो है पता लगा सकें, ठीक है। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र जो आपका है, पश्चिमी घाट क्षेत्र जो आपका है वह इससे जुड़ा हुआ है, पश्चिमी घाट क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी घाट पे अगर आप देखें, यहाँ पर जो ये आपके सामने मैप दिखाया गया है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें सिस्टम में। चलिए बात करते हैं। जो आपका यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो स्थिति है, ठीक है, पश्चिमी घाट की स्थिति है, आपको पता होगा कि केरला, जब हम आपके जो है जलवा ये वर्षा पढ़ा रहे थे, जब वर्षा की बात कर रहे थे उस समय आपको बताए थे सबसे पहले जो मानसून आने का है वो आपका केरला क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। कहीं से दिक्कत आ रही है, ठीक है, सिस्टम में कहीं से दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके वर्षा जो है अधिक होती है, केरला क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अधिक वर्षा होने के कारण, केरला क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण ये जो है आपका अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका हो जाता है, ठीक है। आप जो है इसमें देख सकते हैं, यहाँ मैप में ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर केरला, ठीक है। आपको पता होगा कि केरला में जो है 1 जून तक आपका यहाँ पर मानसून आ जाता है, ठीक है, केरला में 1 जून तक मानसून आ जाता है। और दूसरी वर्षा होने की वजह जो यहाँ पर होती है आपका ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट का होना, तो सागरीय समीर से भी आपकी यहाँ वर्षा हो जाती है ना। जो आपका ये ग्रीन कलर दिखा रखा है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन के रूप में है ना। तो यहाँ पर वर्षा जो है आपके पूरे वर्ष हो जाया करती है, पूरे वर्ष हो जाया करती है। अधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और पूरे वर्ष होने की वजह से सदाबहारी वन विकसित होने में काफी लाभदायक होता है, ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर है। पूरे वर्ष वर्षा होने से सदाबहारी वन विकसित होने में काफी जो है फायदेमंद होता है यहाँ की जलवायु जो है। और हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में भी यह जाना जाता है। हॉट स्पॉट क्षेत्र आपके भारतीय क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जो बता रहे हैं उसके अतिरिक्त कहीं ना ढूंढिए, आपका पश्चिमी घाट हो जाता है, मन्नार की खाड़ी हो जाता है, पश्चिमी घाट मन्नार की खाड़ी क्षेत्र। फिर उसके बाद जो है मध्य नेपाल से लेकर के आप चले जाइए पूर्वोत्तर में, मध्य नेपाल से लेकर के पूर्वोत्तर भारत में आप चले जाइए, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत। अब फिर आपका चले आइए अंडमान निकोबार का दक्षिणी हिस्सा। इसके अलावा अतिरिक्त कहीं भी आप जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र जो आप न ढूंढिए, ठीक है, कहीं भी हॉट स्पॉट क्षेत्र आप इसमें नहीं ढूंढिए, ठीक है। तो ये जो है आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र होंगे, बात क्लियर है इतनी, ठीक है। तो ये एक आपका सदाबहारी वनस्पति वाला क्षेत्र हो जाता है पश्चिमी घाट का। इसके अलावा आप देख रहे हैं तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है थोड़ा सा हो जाता है, ये तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र का तटीय भाग जो है, जो अत्यधिक आर्द्र वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको सदाबहारी वनस्पति मिल जाती है, सदाबहारी वनस्पति आपकी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सदाबहारी वनस्पति के रूप में आप देखें यहाँ पर तो हॉट स्पॉट क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन आपका ये तटीय क्षेत्र आपका जो दिख रहा है कहाँ पर, तो महानदी वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, उड़ीसा का कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, नहीं, महानदी वाला क्षेत्र है आपका,
महानदी वाला क्षेत्र, और फिर जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आपका, ये पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो आपका हो जाता है, या फिर पूर्वोत्तर संपूर्ण संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका ये सदाबहारी वनस्पतियां मिल जाती हैं। ठीक है, सदाबहारी वनस्पतियां आपको मिल जाती हैं। ठीक है, यह जो है सदाबहारी वनस्पतियां आप यहाँ पर, यानी अवस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए कहाँ पे है, तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, हिमालय के तराई क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र में भी आपको इस तरह की वनस्पतियां मिल जाएंगी। ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र में भी यहाँ पर भी आपकी वनस्पतियां मिल जाएंगी। हालांकि ये जो मैप आपका दिख रहा है ये एनसीईआरटी का मैप है, ये एक तरह से प्रमाणित मैप आप कह सकते हैं। जो सामने दिख रहा है ये एनसीईआरटी का मैप है। ठीक है, एनसीईआरटी का मैप है, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह की वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है। लेकिन हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की आप हॉट स्पॉट के रूप में बात करेंगे तो आपका ये पश्चिमी घाट, ध्यान समझिएगा कहाँ कहाँ पर हॉट स्पॉट आपके बनते हैं। तो आपका ये पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट होगा। ठीक है, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, इसी के नीचे जो है आपका, इसी के नीचे इन एरिया में जो है मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। और कहाँ होगा, तो आपका ये मध्य नेपाल से लेकर के पूरा पूर्वोत्तर आप ले लेंगे तो ये हॉट स्पॉट क्षेत्र में आ जाएगा। फिर इसी को पकड़े दक्षिण साइड चले आइए, फिर जो है आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, एकदम दक्षिण वाला क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप सदाबहारी वनस्पति की बात कर रहे हैं तो जितना बताएं उतना सदाबहारी वनस्पति में है। पहचानने का तरीका आपका वही है कि पहचान आपकी इससे कैसे होगी कि आप बस वर्षा को पकड़िए। वर्षा जहां अधिक हो रही है, वर्षा जहां पर अधिक हो रही है वहां पर सदाबहारी वनस्पति होगी। वर्षा के साथ साथ तापमान चाहिए। अब वर्षा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वर्षा आप पढ़ चुके हैं। तापमान 22 सेंटीग्रेड, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, और यहाँ पर ऐसे वृक्ष मिलेंगे, सदाबहारी का सीधा सा मतलब होता है जो पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, वृक्षों की बात करें इसमें कौन से वृक्ष आएंगे तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ देता है कौन सी वनस्पतियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताड़, महोगनी, नारियल, यानी ऐसे क्षेत्रों में जो है आपका, ऐसे क्षेत्रों में ताड़, महोगनी, नारियल, ठीक है, ताड़, महोगनी, नारियल, है ना, ताड़, महोगनी, नारियल, या फिर आपका एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, एबोनी, रोजवुड, बांस, ठीक है, बांस, एबोनी, रोजवुड, बांस, आबनूस, आबनूस भी आपका मिल जाएगा, आबनूस, और बेंत। ठीक है, बेंत, आबनूस और बेंत। ठीक है, ये जो है आपकी वनस्पतियां यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इस तरह की जो है वनस्पतियां आपकी इस क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, सदाबहारी वन में याद रखिएगा, सदाबहारी वन में जो वनस्पतियां आपकी है, ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, इनको आप यहाँ ढूंढेंगे। अगर इन वनस्पतियों की जिक्र किया जाता है कि भारत में कहाँ पाई जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है कि सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर पाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी अधिकता होती, सदाबहारी वनस्पतियों के रूप में जो है आपको इसको जाना जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी इतनी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करते हैं, क्षेत्र तो आपको बता ही दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और हिमालय के तराई क्षेत्र में ये हैं। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल का 45 लाख हेक्टेयर जो है आपका, संपूर्ण क्षेत्रफल का, वन क्षेत्र का 45 लाख हेक्टेयर पर जो है ये वनस्पतियां आपकी हैं। विशेषता घने वन होंगे, क्योंकि गर्मी अधिक है, गर्मी अधिक होने की वजह से लकड़ियां इसकी बहुत कठोर होंगी, मजबूत नहीं कठोर होंगी, लचीली कम होगी, कठोर होंगी। ठीक है, वृक्षों में बहुरूपता देखने को मिलेगी और हजारों प्रकार के प्राणी यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। नमस्कार दीपक, नमस्कार। ये जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, इसलिए जो है यहाँ पर हजारों प्रकार की
वनस्पतियां मिल जाएंगे, प्राणी और वनस्पतियां मिल जाएंगे। दलदली भूमि हो जाती है, कारण क्या है, जब हमेशा बारिश होती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो दलदली क्षेत्र हो जाता है। दोहन इसका थोड़ा करना कठिन होता है, ठीक है, दोहन इसका करना कठिन होता है और इसके सीमित महत्व हैं, ठीक है, सीमित महत्व हैं, है ना। अच्छा, इसमें जो है अगर इन्हीं वनों के पास वाले क्षेत्रों में देख लिया जाए, जो वन आपको ये बताए गए हैं क्षेत्र सदाबहारी वन जहां जहां पाए जा रहे हैं, उनके आसपास देख लिया जाए तो सदाबहारी के अलावा वहां पर आर्द्र पर्णपाती भी मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे अगर आप यहीं पर बात कर लें, केरला के ही बात कर लें, तो केरला में जहां सदाबहारी वन है इसी के बगल में आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे। तमिलनाडु में यही बगल में आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे, इन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे, ठीक है। या तराई में जहां सदाबहारी है उसी के नीचे आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वनस्पतियां आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगली वनस्पति की बात करते हैं हम लोग, तो अगली वनस्पति आपकी होगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, मानसूनी वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की बात करें, अगर हम इसका थोड़ा सा खंडन करें कि कौन सी वनस्पति कैसे यहाँ पे ली जा रही है, तो ये बात आ जाती है उष्ण का। उष्ण का मतलब हो जाता है गर्म क्षेत्र, कटिबंध का गर्म और कटिबंध का मतलब हो जाता है क्षेत्र। अब मानसून का सीधा सा मतलब हो जाता है वह एरिया जहां पर 6 महीने हवा की दिशा अलग हो, अगले 6 महीने हवा की दिशा अलग हो, यानी सीजन वाइज हवा की दिशा बदलती रहे। तो यह इस तरह की हवा की दिशा भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जितने भी क्षेत्र है, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान की तरफ चले आइए, म्यांमार की तरफ चले आइए, या ये बेल्ट है, भूटान है, नेपाल है, ये बेल्ट जो आपकी है, इन क्षेत्रों में इस तरह की वनस्पतियां आपको देखने को मिलेगी। यानी ये मानसूनी क्षेत्र के रूप में आएंगे, जहां पर जो है 6-6 महीने पे आपके परिवर्तन हवाओं का होता रहता है, तो ये मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात करें भारत क्षेत्र में, तो 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगा, 220 लाख हेक्टेयर, ठीक है, लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आपका ये मिलेगा, ठीक है। पतझड़ वाले हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की अगर बात करें, तो ये जो है आपके पतझड़ वन है, ठीक है, पतझड़ वाले वन है ना, ये पतझड़ वाले वन है, ठीक है, बात क्लियर है। ये पतझड़ वाले वन आते हैं, यानी मानसूनी वन जो कि पतझड़ी वन है, ठीक है। और इसमें जो है अगर बात करें वर्षा की मात्रा, तो वर्षा इसकी जो है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो वर्षा होती है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर आपकी होती है, ठीक है। वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। देखिए 200 सेंटीमीटर के ऊपर गए तो आपको मिल गया सदाबहारी, और 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्रों में गए तो आपको मिल जाएगा सदा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, ठीक है। अगर हम इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस तरह के वर्षा की क्षेत्र की बात करें, वर्षा वनों की क्षेत्र की बात करें, तो आपको जो है ये पर्णपाती वन सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा इस तरह के पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? आप भारत में मानसून काल की जो वर्षा का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर वर्षा के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि राजस्थान क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस एरिया को छोड़ दिया जाए, जो कि हालांकि पठारी क्षेत्र भी होगा, ठीक है, और वृक्ष छाया क्षेत्र में भी हालांकि आ जाएगा ये, इनको छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण भारत में लगभग पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये आपका यानी कि विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से
और संपूर्ण यूपी क्षेत्र में जो है इस तरह की स्थिति है, तो आप वर्षा को पकड़िए, वर्षा कितनी कहाँ हो रही है। इस क्षेत्र में 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर का वर्षा वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक शुष्क पर्णपाती वन और एक आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन और एक आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में होगा जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी, वहां पर होगा। यानी अगर हम इन तटीय क्षेत्रों की बात कर लें, इन तटीय क्षेत्रों की बात कर लें, ये आपका जो है इन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। कारण क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए मानसूनी वर्षा जो है यहाँ पर तो आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक कौन से वर्षा हो जाती है, जो यहाँ पर है तमिलनाडु क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक कौन से हो जाती है, रिटर्निंग मानसून से हो जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो आंध्र प्रदेश जो तटीय इलाका आप ले लीजिए, ठीक है, और आपका जो है बिहार वाला पश्चिम बंगाल का एरिया ले लीजिए और यूपी तराई वाला क्षेत्र ये ले लीजिए, तो इन क्षेत्रों में जो है 200 सेंटीमीटर से 150, 160, 170 यानी कि 150 से ऊपर, 150 से ऊपर और जो है आपके 200 से नीचे आपके वर्षा मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्षा क्षेत्र यहाँ पर ये अधिक हो जाएगी, तो ये आर्द्र पर्णपाती हो जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती हो जाएंगे। जबकि इसके आंतरिक भाग में भी यहाँ पर भी अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, आर्द्र पर्णपाती के रूप में वनस्पतियां यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष जो शुष्क वाले क्षेत्र है ये आपके जो है थोड़ा सा शुष्क एरिया है, तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन की स्थिति देखने को मिलेगी। बस करना क्या है, आपको वर्षा को पकड़ लेना है कि वर्षा कहाँ पर किस तरह की हो रही है, किस रेंज में हो रही है, ठीक है। तो वर्षा अगर आप देख लेंगे तो ये आपका बाकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। पानी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए ये वनस्पतियां जो हैं अपना पत्तियां, जैसे गर्मी प्रारंभ होती है, जैसे गर्मी आपकी प्रारंभ होती है वैसे ही ये पौधे जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। वृक्ष में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ से वृक्षों के लिए है, क्या है, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम। साल, सागौन, शीशम, शीशम, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम। साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ। साखू, हरड़, बहेड़ा, महुआ, ठीक है। आम, आम तो है ही है। यानी कि ये जो वनस्पतियां आप देख रहे हैं, अगर आप यूपी बिहार के हैं तो आप अपने यहाँ जो भी वनस्पतियां देख रहे हैं वो सब जो है आपका पर्णपाती के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी आपकी ये सभी वनस्पतियां जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आ जाएंगी। जो ये विस्तार दिखाया गया है इसमें राज्य वाइज मैपिंग आप कर चुके हैं, अपने आप इसका आकलन लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य होगा। इधर देखेंगे तो आपका पंजाब क्षेत्र का कुछ हिस्सा हो जाएगा, फिर आप चले आइए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, और ये आपका यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, इधर महाराष्ट्र है, ये एमपी वाला एरिया है, नीचे आ जाए कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है। लगभग पूरे भारतवर्ष में थोड़ा बहुत इधर उधर के एरिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्यों को टच करता है, पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर, पूर्वोत्तर के इन राज्यों को छोड़कर, ठीक है। तो ये लगभग सभी, हाँ ट्री नेम याद नहीं रहता है, नहीं याद करने के हमारे साथ कोई ट्रिक नहीं है, बस आप अपने यहाँ का अवलोकन कर लीजिए। आप जहाँ है वहां पर पर्णपाती वन है, अपने आसपास के वनस्पति को मत भूलिए, उसके साथ 2-4 वनस्पति और याद कर लीजिए।
जैसे इसमें अगर हम बात करें पर्णपाती में, तो आप यूपी बिहार या यूपी से संबंधित हैं तो आप जो है खुद जान लेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ वृक्ष कौन से होते हैं, आप देख ही रहे हैं, शीशम आपके यहाँ मिल जाएगा, साल सागौन के वृक्ष आपके यहाँ मिल जाएंगे, आम महुआ अच्छी तरह से जान रहे हैं। ठीक है, साखू यानी कि सखुआ की लकड़ी जो कहते हैं ना, साखू, हो सकता है साखू आपके यहाँ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साल सागौन और चंदन साखू, यही तो याद करना है। बाकी हरड़ बहेरा, हरड़ मतलब हर्रे का पौधा होता है, बहेरा मतलब बहेरा, आंवला महुआ आपके यहाँ होता ही है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो अगर आपका यूपी आप आसपास जहां है वहां का केवल वनस्पति क्लियर कर लें तो 2-4 वनस्पति और याद करनी है, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब विस्तार की बात करें तो हिमालय के गिरपदीय क्षेत्रों में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हिमालयी क्षेत्र आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड वाला हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके गिरपदीय क्षेत्र में बाकायदा ये मिल रहा है। ठीक है, इसके गिरपदीय, गिरपदीय का मतलब उसके पैर में जो पड़ा हुआ है, पर्वत के पैर में जो पड़ा हुआ है। ठीक है, हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में। इसके अलावा नाम लिए ही एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कर्नाटका आपका इसमें है, महाराष्ट्र नाम लिए, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट में भी मिलेगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। यहाँ पर पश्चिमी घाट पे पश्चिमी ढाल पे तो सदाबहार ही है, लेकिन इस पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर जो कि वृक्ष छाया क्षेत्र भी होगा, यहाँ पर आपको जो है पर्णपाती वन मिल जाएंगे। ठीक है, पर्णपाती वन मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा, पश्चिमी घाट पूर्वी ढाल हो गया, ये उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यूपी, उत्तराखंड में भी कुछ हद तक वनस्पतियां आपको मिल जाएंगी। उत्तराखंड में भी जो है पर्वत पदीय क्षेत्रों में इस तरह की वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वनस्पतियां आपको मिल जाएंगी। इन वनस्पतियों की विशेषता क्या है, ये वनस्पतियां जो हैं काफी मजबूत एवं टिकाऊ होती है, यानी इमारती लकड़ियों के लिए यह बेस्ट क्षेत्र होता है, इमारती लकड़ियों के लिए ये क्षेत्र काफी अच्छा होता है। ठीक है, वृक्ष कम एवं खुले वन आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जो है वृक्ष अपेक्षाकृत कम मिलेंगे और खुले वन जो है आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है, यानी सघनता बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, दूर दूर तक पौधे रहेंगे लेकिन वनस्पतियां आपको मिलेंगी। ठीक है, व्यावसायिक लकड़ी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, यानी इमारती लकड़ियां आपको या व्यावसायिक लकड़ियां जिससे कि आप कोई चीज बनाते हैं मजबूती के लिए, लचीलेपन के लिए, तो वो सब जो है लकड़ियां आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी सर्वाधिक महत्व वाले वन आपके ये पड़ते हैं। ठीक है, ये जो है आपके सर्वाधिक महत्व वाले वन पड़ते हैं। बात क्लियर इतनी हो गई। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक महत्व वाले वन आपके पड़ते हैं। चारागाह व कच्चा माल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब जो है विशेषताएं आपकी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि मानसूनी वन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अगली वनस्पति का जो नंबर आता है, शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति। शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति, इसको समझते हैं। शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, कांटेदार वनस्पति। ठीक है, शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति। शुष्क की बात कर दिया, यानी आपकी यहाँ पर वर्षा जो है कम, और वर्षा कम है, इतनी कम है कि मरुस्थली स्थिति हो जा रही है, यानी वहां पर वह क्षेत्र है जहां पर कि आपकी वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से या इससे कम होती है। 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका ये होता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका ये होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे वन, देखिए मरुस्थली वन है, ठीक है,
और शुष्क क्षेत्र है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में मृदा में नमी तो बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो मृदा में नमी बहुत कम मिलेगी, तो यहाँ की जो वनस्पति है वो ऐसी होगी जो कि मृदा की काफी गहराई तक जा सके, मृदा के अंदर काफी गहराई तक वो वनस्पति आपकी जा सके। ठीक है, काफी गहराई तक वनस्पति जा सके। तो यहाँ पर उस तरह की जड़ें होगी जैसे मूसलाधार जड़ें। ठीक है, मृदा की अधिक गहराई तक इनकी जड़ें चली जाएंगी, मूसलाधार जड़ें, और मृदा के आंतरिक भाग से ये जल का अवशोषण कर लेती है और जिंदा रहती है। यहाँ पर जो झकड़ादार पौधों वाली जड़ों वाले जो पौधे होते हैं, झकड़ादार जड़ों वाले पौधे, यानी कि जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती है, वो यहाँ पर नहीं टिक पाते, कारण ऊपरी भाग में आपको नमी यहाँ पर ना के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष जो है वो कटीले टाइप के होते हैं। कटीले टाइप के होने की वजह क्या है, ये वहां पर अपने को रख सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, कारण इनसे वाष्पोत्सर्जन जो है वो बहुत कम होता है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा जो है यहाँ से बहुत कम होती है कटीले क्षेत्रों से। ठीक है, तो कटीले वन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में बदल गई रहती है, जैसे आपका हो गया बबूल हो गया, या फिर खजूर हो गया, नागफनी हो गया, खेजड़ी या रीठा हो गया, केर बेर, बेर मतलब बैर जो खाते हैं आप लोग, बेर जिसे खाते हैं। ठीक है, तो बेर, बेर हो गया। ठीक है, ये आंवला हो गया या करील हो गया, ये सब वनस्पतियां मिलेगी। कौन कौन सी है, बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा या फिर रीठा, केर, बेर, आंवला, करील, ये वनस्पतियां आपको यहाँ पर मिलेगी। इनकी जड़ें जो होती है मूसलाधार होती है, काफी गहराई तक जड़ें चली जाती हैं और वहां पर अपने को वहां से पानी अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब हमें भारत में उन क्षेत्रों को ढूंढना है जहां पर इस तरह की वर्षा होती है। ठीक है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र जो आपका है वो तो इसमें आ ही जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका ये राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र या राजस्थान का क्षेत्र है, या आपका गुजरात का भी क्षेत्र आपका इसमें आ जाता है, जो दलदली वाला क्षेत्र आपका है, कच्छ की रण वाला क्षेत्र जो है, वो सब चीजें जो है आ जाती हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप में भी इस तरह के मिल जाएगी, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है। और राजस्थान क्षेत्र आपका यहाँ पर देखेंगे तो एमपी का जो है पश्चिमी भाग, यूपी का पश्चिम उत्तर भाग, ठीक है, पंजाब वाला क्षेत्र आ जाएगा, थोड़ा सा हरियाणा क्षेत्र आ जाएगा, राजस्थान क्षेत्र तो आपका हाई है इसमें। ठीक है, राजस्थान क्षेत्र इसके अंतर्गत आपका आता ही है। ठीक है, गुजरात में भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा कर्नाटका और महाराष्ट्र, फिर जो है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में थोड़ी बहुत जो है स्थितियां इस तरह की बन की मिलती है। ठीक है, कहने मतलब राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, एमपी और भीतरी कर्नाटका क्षेत्र में जो है आपकी इस तरह की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, यानी कि जो है आपका शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पतियां आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगले वन की हम लोग बात करते हैं, वो आपका है पर्वतीय वन। ठीक है, रजनीकांत जी नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, पर्वतीय वन की हम लोग बात करेंगे। पर्वतीय वन, ध्यान समझिएगा, पर्वतीय वन की बात हम लोग करेंगे। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन की आप थोड़ा सा कल्पना करिए, एक पर्वतीय क्षेत्र आपका ये है। ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र आपका ये दिया हुआ है ना। अब इस पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप चलें तो यहाँ निचले स्तर से आप धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो निचले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, धीरे धीरे मौसम बदलता, जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे मौसम बदलता जाता है, और जैसे ही आप 4,500 मीटर यानी कि 4-4.5 किलोमीटर तक आप ऊंचाई पर जाएंगे, 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई यानी 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर आपका ग्लेशियर बनना शुरू हो जाता है, यानी हिम रेखा आपको मिल जाती है। ठीक है, हिम रेखा 4,500 मीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। ऊपर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, लॉजिक समझिएगा, ऊपर बढ़ने पर जो है तापमान में कमी आती है। ठीक है, तापमान में यहाँ पर
कमी आती है। तो तापमान में कमी आने की वजह से अलग अलग वनस्पतियां जो है, अलग अलग प्रकार की जलवायु विशेषता वाली वनस्पतियां जो हैं आपको यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अगर निचले स्तर पे जो है पतझड़ी वन आप प्राप्त कर रहे हैं, पतझड़ी वन प्राप्त कर रहे हैं, और यही निचले स्तर पर सदाबहारी वन प्राप्त कर रहे हैं, सदाबहारी वन प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर आपको उष्णकटिबंधीय स्थिति या उपोष्णकटिबंधीय स्थिति है तो धीरे धीरे यहाँ पर जलवायु बदलते बदलते आपको यहाँ ऊंचाई पर आकर के टुंड्रा भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ आपका जम रहा है। टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियां भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी ऊंचाई पर। तो ऊंचाई के साथ बढ़ने के क्रम से, नीचे से ऊपर के साथ बढ़ने के क्रम में इनमें जलवायुवीय विभिन्नता आती रहती है। ठीक है, जलवायुवीय विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है। ठीक है, जलवायुवीय विभिन्नता आने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम 1500 मीटर की ऊंचाई तक देखें, यानी नीचे से लेकर के आपका 1500 मीटर की ऊंचाई तक, यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखें, 1.5 किलोमीटर तक की, तो यहाँ पर सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलेंगे। दो प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, एक आपका मिलेगी सदाबहार, ठीक है, और दूसरा जो है आपको पतझड़ मिल जाएगा। सदाबहार एवं पतझड़, सदाबहार कहाँ मिलेगा? सदाबहार जो तराई वाला क्षेत्र, निचला इलाका है जहां पर की वर्षा अक्सर अधिक हो जाया करती है, आपका शिवालिक श्रेणी के सहारे अगर तराई क्षेत्र को लेके चला जाए तो शिवालिक श्रेणी के सहारे हवा ऊपर उठती है और वर्षा कर देती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में यानी कि तराई वाले क्षेत्र में जो है वर्षा थोड़ा ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते तराई क्षेत्र में आपको सदाबहारी वन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर उठेंगे या कहीं कहीं पर तराई क्षेत्र में भी आपको पतझड़ी वन मिलना चालू हो जाएगी, यानी पतझड़ी वन मिल जाएंगे। 1500 मीटर की ऊंचाई तक, यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है सदाबहारी एवं पतझड़ी वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसी से 1500 से लेकर 2500 मीटर तक, 1500 से लेकर 2500 मीटर, 2500, 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर, 1500 से लेकर 2.5 किलोमीटर तक की स्थिति देखे, यानी कि 2500 मीटर तक की देखे, तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्री वाली वन मिल जाएगी। यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय एक फिगर हम लोग इसका अलग से बना लेते हैं, है ना, एक फिगर अलग से बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र आपका हो जाता है। ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई के क्रम में हम बात कर रहे थे 1500 तक, 1500 मीटर तक। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति आपको देखने को मिल रही है, ये यहाँ की जो वनस्पति है ये आपका हो जाती है सदाबहारी, ठीक है, सदाबहारी एवं पर्णपाती, जहाँ की जो स्थिति हो, कहाँ तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये हो रहा। जैसे आप 1500 मीटर से ऊपर जाएंगे, 2500 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, यानी 2500 मीटर, 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो ये जो है आपका 2.5 किलोमीटर का जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलने लगेगी। यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले वन जो है आपके यहाँ पर मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलने लगेंगे। बात क्लियर यहाँ पे हो गई इसकी। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप जाए, अगर यहाँ पर चौड़ी पत्ते वाले वन, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन की बात करें तो यहाँ पर ओक, देवदार, बर्च, मैपिल, यहाँ कौन मिलेगा? ओक मिलेगा। ठीक है, ओक, देवदार, बर्च, ठीक है, और मैपिल मिल जाएगा। यहाँ से देवदार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए देवदार वनस्पतियां कहाँ मिलेगी, तो आपको यही देखना होगा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 2500 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये मिल जाएंगे, देवदार वहां पे आपको
मिल जाएंगे। ठीक है, ओक, देवदार, बर्च एवं मैपल। अब 2500 से 4500 मीटर तक की, 2500 से 4500 मीटर तक का, यानी आपको पहुंचा दिया जाए 4500 मीटर, 4500 मीटर की स्थिति में अगर आप चले तो यहाँ पर जो है 4500 मीटर की ऊंचाई तक जो है आपको मिल जाएगा कोणधारी वन। यहाँ जो हो जाएगा आपका, ये रेंज जो हो जाएगी आपकी कोणधारी वन की। ठीक है, कोणधारी वन है ना, ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और कोणधारी वनों की विशेषता आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कोणधारी वनस्पतियां आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फॉर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर। ठीक है, कौन सी वनस्पतियां मिलेंगी इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी फॉर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर। ठीक है, सनोवर, फर, स्प्रूस, चीड़ और सनोवर। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लू पाइन, ब्लू पाइन वनस्पतियां आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, ब्लू पाइन। ठीक है, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन वनस्पतियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बात क्लियर हो गई इतनी। अब इसके ऊपर यानी 4500 से लेकर 4800 तक चले, 4500 से लेकर आप चले आइए 4800 मीटर तक। ठीक है, 4800 मीटर तक चले आइए तो यहाँ पर जो है 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है आपको टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां मिल जाएगी, टुंड्रा तुल्य। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये आपका होगा टुंड्रा तुल्य। ठीक है, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जो है ये आपकी जो है बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि टुंड्रा क्षेत्र में जो है आपका मैक्सिमम समयों में बर्फ जमा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके टुंड्रा तुल्य वनस्पति में घास, काई, लिचन, घास, काई, लिचन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा घास, काई और लिचन, यही मिल पाएगी थोड़े समय के लिए, 2-3 महीने के लिए जो भी जो है बर्फ पिघलती है उस समय जो है इस तरह की वनस्पतियां यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये वनस्पतियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 4800 के ऊपर अगर आप जाते हैं, इन क्षेत्रों में ऊपर जाते हैं तो ये सब का सब जो है आपका यहाँ पर हिम पेटी के रूप में पड़ जाता है। हिम आपको मिलेगा और यहाँ पर पूरे वर्ष जो है बर्फ ही जमी रहेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों के मिलने की उम्मीद तो ना की जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो है पर्वतीय वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पर्वतीय वनस्पतियां आपकी इस तरह से देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। इतनी बात आपको जो है क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये जो है आपका वनस्पतिक क्षेत्र के रूप में था, यानी वनस्पतियों के रूप में जो है आपकी विशेषता रही है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में आपकी रही है। एक अगर आप आरेख बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, ये जो आपका पर्वतीय क्षेत्र का दिया गया है ये आरेख आप बना सकते हैं, काफी फायदेमंद होगा इस वनस्पतियों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपके वनस्पतिक क्षेत्र है। अगली क्लास में हम लोग जो है किसी दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि आपकी मैपिंग से रिलेटेड होगी। वैसे मैपिंग में पूरी थियरी हम डाल देंगे, पूरी थियरी को मैप बेस पे ही समझा देंगे। ठीक है, तो अगली टॉपिक हम लोग कोई दूसरी लेके आते हैं, वनस्पतिक आपकी समाप्त हो जाती है।